दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री राजीव दीक्षित जी के जीवन काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने बीटेक डिग्री, एमटेक डिग्री पूरी करने के बाद भी वे भारत में समाज सेवा करने के लिए अपना योगदान दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राजीव दीक्षित, जिनका पूरा नाम राजीव राधेश्याम दीक्षित है, भारत के एक महान व्यक्तित्व थे। वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जो गरीब और ज़रूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों से बहुराष्ट्र कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वो भारत स्वतंत्रता के समर्थक थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आज़ादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। वो भारतीय के एक मजबूत आस्तिक और उपदेशक थे। दोस्तों, अब उनके जन्म और जीवन काल के बारे में जानते हैं। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नाह गांव में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वो एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। साथ ही वे फ्रांस के एक दूरसंचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दों और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया। श्री राजीव दीक्षित अपने पिता के देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद के गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए 1984 में केकेएम कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बीटेक की डिग्री लेकर पूरी की। उन्होंने एमटेक की डिग्री भी आईआईटी खड़गपुर से प्राप्त की थी। लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा ही उन्हें अपनी ओर खींचता रहा, इसलिए वे सामाजिक सेवा के कार्य में अपना योगदान दिए। दोस्तों, चलिए अब उनके कैरियर के बारे में जानते हैं। भारत में लगभग 8000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रसार कर रहे हैं। उन कंपनियों को उत्पाद के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद उनके देश भेज दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और भारतीयों से आग्रह किया कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनियों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और शीतल पेय पदार्थ में विषैला होने का बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी और साबित भी कर दिया कि इन पेय पदार्थ में विषैला पदार्थ है, इन्हें पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था कि इन कंपनियों ने अपने देश में धन को कम कर दिया है, जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। दीक्षित ने सुझाव दिया था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्विस बैंक में जमा भारतीय ब्लैक मनी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। भारत में स्विस बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए अपने मुहिम में उन्होंने 4,95,000 लोगों को हस्ताक्षर भी इकट्ठा किए थे। 9 जनवरी 2009 को वो भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए थे। स्वदेशी में उनका विश्वास था। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच का नेतृत्व किया, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में भी विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को नेतृत्व किया। उन्होंने जनरल स्टोर श्रृंखला खोलने के लिए आंदोलन किया, जहां सिर्फ भारतीयों द्वारा ही बनाए गए उत्पादकों को बिक्री हो। वह आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता थे। उन्होंने काराधन प्रणाली के विकेंद्रीकरण की मांग करते हुए कहा था कि वर्तमान प्रणाली में जो नौकरशाही है वो भ्रष्टाचार के मुख्य कारण थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया था कि राजस्व कर का 80% तक राजनेताओं और नौकरशाहों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया था। आम जनता के विकास के लिए सिर्फ 20% का ही उपयोग किया जाता है। उन्होंने सरकार के मौजूद बजट प्रणाली की तुलना भारत के पहले ब्रिटिश बजट प्रणाली के साथ करते हुए यह दर्शाया था कि जो भी आंकड़े बजट में पेश किए जाते हैं वह उस वक्त के बजट प्रणाली के समान ही थे। उन्होंने अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को लेकर सवाल भी उठाया था और हमले पर संदेह किया था। उन्होंने दावा किया था कि यह अमेरिका की सरकार द्वारा ही कराया गया था। उन्होंने यूएस के लोन लाल्टेन सोसाइटी के दावे का समर्थन किया था। राजीव दीक्षित ने यह कहा था कि वर्तमान में हमारे पास 3 बुराइयां आ रही है। यह उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को एक राज्य की ओर धकेलने वाली बुराइयों के रूप में बताया था। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत अब भी ब्रिटिशों के दौरान लागू किए गए कानून का पालन कर रहा है।
और भारतीय आवश्यकता के अनुसार उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। राजीव दीक्षित ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर यूएसए के एजेंट होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह दावा किया कि रेडियो सक्रिय तत्वों का एक बड़ा जाल भारतीय समुद्र के सेतु के पुल नीचे मौजूद है, जिसकी इतनी विशाल मात्रा है कि 150 वर्षों तक इन रेडियो सक्रिय तत्वों का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार उस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो 7 लाख साल पुराना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सभी समय के नागरिक अधिकार नेता और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 28वें स्थान के सबसे मशहूर व्यक्तित्व के रूप में राजीव दीक्षित का नाम आता है। राजीव दीक्षित ने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई लेक्चर भी दिए हैं, जिनका संग्रह सीडी कार्ड्स आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संग्रहित है, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तकों में उनके द्वारा रचित हैं स्वदेशी चिकित्सा, गौवंश पर आधारित स्वदेशी कृषि, गौ माता चिकित्सा, ये सभी उनकी उपलब्धियां में शामिल हैं। राजीव दीक्षित की मृत्यु। राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल का दौरा पड़ने पर हुआ था। उनकी याद में हरिद्वार में भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसका नाम राजीव भवन रखा गया है। उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु के कारण पर अनिश्चय बनी हुई है और उनकी मौत का कारण अज्ञात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।